क्या आप हिंदी विषय से नेट जेआरएफ, टीजीटी, पीजीटी, स्कूल व्याख्याता या असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं? यदि हाँ, तो निसंदेह हिंदी और इंग्लिश के लिए भारत के सबसे विश्वसनीय ऑनलाइन प्रतियोगी संस्थान वरदान डिजिटल क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। जी हाँ, यदि आप इनकी तैयारी कर रहे हैं तो हमारा वादा है कि पूरे भारत में सबसे सस्ता और सबसे उच्च गुणवत्ता वाला कोर्स हम प्रदान करते हैं, जिसमें आपको मिलता है कंप्लीट वीडियो लेसन मिलेंगे, नोट्स पीडीएफ मिलेंगी, टॉपिक वाइज टेस्ट भी मिलेंगे और कंप्लीट टेस्ट सीरीज भी मिलेगी। जी हाँ, यदि आप अब की बार अपनी नैया पार करना चाहते हैं तो अभी प्ले स्टोर से वरदान डिजिटल क्लासेज का मोबाइल ऐप इंस्टॉल कीजिए और अधिक जानकारी के लिए जो ये नंबर आ रहे हैं इन पे आप संपर्क कर सकते हैं। हमारा वादा है इसके बाद में कभी आपको कोई कोचिंग करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और ना ही अन्यत्र भटकने की आवश्यकता पड़ेगी। सबसे सस्ता, सबसे अच्छा कोर्स आज ही ज्वाइन कीजिए। स्वागत है सभी का। हाय सभी विद्वजनों को प्यारा सा नमस्कार। सभी का आज की कक्षा में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। तो साथियों, जो अलंकार सीरीज हमने शुरुआत की है उसी का एक महत्वपूर्ण जो बिंदु है यमक अलंकार, वो इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूं। बहुत ही शानदार बिंदु रहने वाला है। आप कभी भी पूरे जीवन में यमक अलंकार को पढ़ेंगे तो इस वीडियो को अवश्य याद रखेंगे। वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए, उसके बाद में यमक अलंकार को आप कभी भूल नहीं पाएंगे। यमक अलंकार क्या होता है, कितने उसके भेद होते हैं, किस प्रकार से उनको पहचाना जाता है, ये संपूर्ण जानकारी आज आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा देना, जिससे कि आने वाले जो वीडियो हैं उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। ठीक है, तो अपन अब बात करते हैं सीधे अपने वीडियो की ओर, और वो है अपना यमक अलंकार। ठीक है, तो देखिए यमक अलंकार। ओके, देखो साहब क्या होता है, इसकी सामान्य परिभाषा ये सबने पढ़ी ही रखी होंगी, सबने पढ़ रखी है, लेकिन मैं यहां मुलाकात करवाता हूं आपकी चार पंक्तियों से। किससे? चार पंक्तियों से। तो सबसे पहले आप इन चार पंक्तियों की ओर ध्यान दीजिए, इस पर आ जाइए। देखो, तो देखो ये चार पंक्तियां हैं जो आपके सामने आ चुकी है। पहले इनको समझिए, फिर हम परिभाषा निकालेंगे और भेद निकालेंगे। देखो क्या है, शब्द वही आता है, शब्द वही आता है जब पद में बार बार, ध्यान देते हुए चलना, शब्द वही आता है जब पद में बार बार अर्थ अलग दर्शाता है, अर्थ अलग दर्शाता है, वही यमक अलंकार। समझ रहे हो बात को? क्या हुआ इसका अर्थ कि एक कोई भी शब्द, समझना, एक शब्द आपको एक जैसा वो ही शब्द उस पद में आपको बार बार दिखाई देगा, दो या दो से अधिक बार वही सेम शब्द दिखाई देगा। ठीक है ना? तो क्या कहा, शब्द वही आता है जब पद में बार बार वो सेम शब्द आ रहा है लेकिन अर्थ अलग दर्शाता है। लेकिन क्या है, शब्द वही है लेकिन उसका अर्थ है वो अलग निकल रहा होता है। ठीक है, तो इस तरह से हमें पता चला कि अर्थ अलग दर्शाता है वही यमक अलंकार। शब्द बार बार आ रहा है, अर्थ हर बार अलग निकल रहा है। इतनी सी बात समझ में आ गई, तो आगे चलते हैं। देखो, अभंग सबंग भेद है इसके। यमक अलंकार के दो भेद किए जाते हैं। कौन कौन से? एक अभंग यमक और एक सबंग यमक। दो भेद हो गए। तो अभंग सबंग भेद है इसके, यह खुद शब्दालंकार। खुद क्या है? शब्दालंकार। आपको पता होगा कि अलंकारों को हम शब्दालंकार,
अर्थालंकार और उभयालंकार के रूप में बांटते हैं। तो ये खुद किस में आता है? शब्दालंकार में आता है। ठीक है, तो क्या कहा मैंने? अभंग सबंग भेद है इसके, यह खुद शब्दालंकार, कह डीएस तंवर वरदान, समझो यही यम का अलंकार। बस इतनी सी बातें हैं जो आपको समझनी है किसमें? यमक अलंकार में। तो अच्छी तरह से बताओ, समझ में आ गया होगा आपको कि इसके कितने भेद? 2 भेद होते हैं, अभंग और सबंग। अभी मैं आपको डिटेल से और बताऊंगा कि किस प्रकार से हम इनको पहचान सकते हैं, अभंग क्या होता है, सबंग क्या होता है। ठीक है, ये सारी चीज पढ़ेंगे। ये खुद किसमें? शब्दालंकार में आता है। परिभाषा आप समझ ही गए होंगे, क्या निकली इसकी परिभाषा? तो इसकी परिभाषा हम कह सकते हैं, जब किसी भी पद में एक ही शब्द है, वो बार बार आता है लेकिन अर्थ उसका अलग निकलता है, तो वो ही क्या? यमक अलंकार कहलाता है। ठीक है, पहचान गए? अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो एक बार इन पंक्तियों को हम एक बार फिर दोहराते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। सारी परिभाषा भेद सारा इसी 4 पंक्तियों में शामिल है, तो इसी में आपका यमक अलंकार है वो हो जाता है। देखिए, शब्द वही आता है जब पद में बार बार अर्थ अलग दर्शाता है, वही यमक अलंकार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभंग सबंग भेद है इसके, अभंग सबंग भेद है इसके, यह खुद शब्दालंकार, कहे डीएस तंवर वरदान, समझो यही यमका अलंकार। ओके, तो इस तरह से अब सब उदाहरण समझिए कि किस प्रकार से हम कह सकते हैं, पहचान सकते हैं कि ये यमक अलंकारी है। तो बहुत ही शानदार उदाहरण है जो आपके लिए लेके आया हूं। देखो, ध्यान दें, आपका जाना पहचाना भी होगा, आपने पढ़ भी रखा होगा। क्या? पहला उदाहरण हम देखते हैं। देखो, आपने खूब देख रखा है ये। क्या? कनक कनक ते सोगुनी मादकता अधिकाय, कनक कनक ते सोगुनी मादकता अधिकाय। पढ़ रखा है ना? बिल्कुल। देखो, कनक कनक ते सोगुनी मादकता अधिकाय, वा खाए बोराय जग, वा खाए बोराय जग, वा पाए बोराय। तो क्या मतलब हुआ? देखो, वा खाए बोराय जग, वा खाए बोराय। ठीक है, तो ये उदाहरण है इसका। आपका जाना पहचाना भी होगा बिल्कुल। क्या? वा खाए बोराय जग, सॉरी, वा पाए बोराय, वा खाए बोराय जग, वा पाए बोराय, ऐसे है। चलिए, अब समझो साहब, यहां एक कनक है, इसका मतलब है सोना। ये कनक है, इसका मतलब होता है धतूरा। एक का अर्थ सोना है, एक का अर्थ धतूरा है। ये एक जैसे शब्द आपको दिखाई दे रहे हैं ना? तो देखो, क्या था? शब्द वही आता है, तो देखो वो ही कनक, वो ही कनक है। ठीक है ना? 2 बार भी आ सकता है, 2 से अधिक बार भी आ सकता है, लेकिन अर्थ अलग दर्शाता है। यहां इसका अर्थ सोने से है, यहां धतूरे से है। अर्थ समझिए क्या है कि सोना है ना, कनक ते सोगुनी, सोना धतूरे से 100 गुना ज्यादा मादकता रखता है, ज्यादा नशा होता है किसमें? सोने में। किससे? धतूरे। धतूरे को खाने से नशा होता है ना, वैसे सोने से, गोल्ड, 100 गुना मादकता होती है उसमें। कैसे? देखो, वा खाए बोराए जग, क्योंकि धतूरे को तो खाने से नी जग बोराते हैं, उनको नशा होता है। ठीक है ना? लेकिन वा पाए, लेकिन सोने को तो पाने से जग बोरा जाता है। बताओ, घमंड आप जानते ही हो ना कि मादकता, नशा हो जाता है उनके बीच। किसका? संपत्ति का, सोने का। तो जब किसी के पास सोना चांदी संपत्ति आ जाती है तो घमंड, ठीक है ना? तो वो मादकता। तो ये इसी बात को दर्शा रहा है कि कनक कनक ते 100 गुनी, सोने में धतूरे से 100 गुनी ज्यादा मादकता होती है, क्योंकि धतूरे को खाने से
जग बोराता है, जबकि सोने को तो पाने से जग बोरा जाता है। समझ गए होंगे। तो यहां एक का अर्थ सोना और एक का अर्थ धतूरा, शब्द वही है, अर्थ अलग अलग निकला है। तो इस वजह से यहां पर कौन सा यमक अलंकार, कहने का मतलब साफ शब्दों में ऐसे समझ लो, कोई शब्द आपको सेम शब्द ऐसे बार बार दिखे ना, तो इसका मतलब उसमें क्या है, यमक अलंकार है साहब। बिल्कुल कर सकते हैं। चलिए एक उदाहरण मैं आपको और बताता हूं जिससे आपको और पता चल जाएगा। क्या देखो, क्या सारंग ले सारंग उड्यो, सारंग ले सारंग उड्यो, सारंग पुग्यो आए। बात समझना, सारंग ले सारंग उड्यो, सारंग पुग्यो आए, जे सारंग सारंग कहे, मुख को सारंग जाए। तो आपको बार बार एक ही शब्द दिख रहा है, सारंग सारंग सारंग। क्या है ये कहानी, अभी बताता हूं, पहले मैं लिख देता हूं। देखो क्या कहा साहब, सारंग ले सारंग उड्यो, सारंग ले सारंग उड्यो। ठीक है, तो यहां बात समझना, सारंग को लेकर के सारंग क्या करता है, उड़ता है। तो यहां ये सारंग है, इसका अर्थ है मयूर, मोर, पिकॉक। ठीक है, मोर है वो किसको, सांप को लेकर के उड़ जाता है ना। सारंग ले सारंग उड्यो मतलब यहां सरप है, इसका सरप को लेकर के, और यहां पर मोर क्या कर रहा है, उड़ रहा है। सारंग ले सारंग उड्यो, मोर है वो किसको लेकर उड़ रहा है, सांप को लेकर उड़ रहा है। लेकिन आगे क्या कहा है, सारंग पुग्यो आए, सारंग पुग्यो आए। लेकिन उधर दूसरी तरफ वो देखता है क्या, कि सारंग, यहां इस सारंग का अर्थ है बादल, बादल घुमड़ते हुए आ रहे हैं, पुग्यो आ रहा है, पुगना मतलब आ जाना, है ना। तो क्या हुआ यहां पर कि मोर है वो सर्प को लेकर उड़ रहा है, लेकिन दूसरी तरफ वो देखता है कि बादल है वो घुमड़े हुए आ रहे हैं। ठीक है, फिर आगे क्या होता है देखो, जे सारंग सारंग कहे, जे सारंग सारंग कहे, मुख को सारंग जाए, मुख को सारंग जाए। ठीक है, क्या मतलब हुआ, अब ऐसी स्थिति हो गई, बादल घुमड़ते हुए आ रहे हैं, मौसम सुहावना हो गया है बहुत, और मोर है जो सांप को पकड़ करके ले जा रहा है अपनी चोंच में। अब जब मौसम का प्रभाव है मयूर के ऊपर पड़ता है, तो आपको पता है कि जब मौसम अच्छा होता है तो मोर क्या करता है कि अपने पंख फैलाकर नाचने और वो बोलने के लिए उत्सुक होता है, बोलता है। लेकिन अब कंडीशन क्या हो गई वो समझिए, जे सारंग सारंग कहे, यदि वह मोर, सारंग का मतलब यहां किससे, आवाज से है, ध्वनि से है, ठीक है ना। तो यदि वह मोर अब सारंग कहे मतलब ध्वनि निकाले, बोले, तो मुख को सारंग जाए, तो मुख में जो सांप पकड़ रखा है वो मुख वाला सारंग है, वो भी छूट जाएगा, चला जाएगा। बात समझ में आ गई होगी। तो क्या कहा है, सारंग ले सारंग उड्यो, सारंग पुग्यो आए, जे सारंग सारंग कहे, मुख को सारंग जाए। तो कितना अच्छा कथन है ये, किसका, यमक अलंकार का उदाहरण है। और आपने देखा कि यहां शब्द बार बार आ रहा है, लेकिन अर्थ है इसका सारंग का जो हर बार अलग निकल रहा है कि नहीं। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे कि ये उदाहरण किसके हैं, यमक अलंकार के हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसके भेद की। तो जैसा कि आपको पता है कि इसके भेद कितने हैं, तो इसके भेद दो हैं, एक अभंग और एक सभंग। ठीक है, इनको कैसे पहचानते हैं ये चीज हमें और देखनी है। ठीक है, तो पहले एक चीज देख लीजिए, इसके जो भेद हैं, भेद कितने, दो। ठीक है, कौन कौन से हैं, एक अभंग यमक और एक सभंग यमक, ये इसके दो भेद हो गए। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अब इनको डिटेल से देखते हैं कि क्या अभंग होता है, क्या सभंग होता है। देखो तो देखो, इसके जो दो भेद हैं, इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, अभंग यमक। अब समझो, रटने की कोई बात नहीं है, बिल्कुल नाम से ही समझना। भंग, भंग का मतलब क्या होता है, टुकड़ा। भंग का मतलब क्या होता है, टुकड़ा। और ए लगा दिया तो नहीं।
कि मतलब शब्द ऐसे कि ऐसे ही दिखाई देंगे आपको सेम, वहां कोई टुकड़ा नहीं होता है। अभी जो उदाहरण हमने देखे हैं तो देखो इसमें सारंग 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 एक जैसा या कोई टुकड़ा करके नहीं है ना, एक जैसे ही शब्द हैं सारे। तो इसका मतलब वो दोनों उदाहरण जो हमने अभी पढ़े हैं वो किसके, अभंग यमक के ही उदाहरण हैं। तो हम इसको क्या कह सकते हैं साहब, समझिए बात को, जब किसी पद में शब्द के टुकड़े किए बिना, टुकड़े नहीं कर रहे, अभंग, क्योंकि नाम से ही पता चल रहा है अभंग, टुकड़े नहीं किए हैं, टुकड़े किए बिना उसकी आवृत्ति होती है तो वो कहलाता है क्या, अभंग। अब उदाहरण समझिए, उदाहरण मैं आपको बता रहा हूं, देखो ध्यान दें, ये आपके एग्जाम्पल के तौर पे पहला देखो, 3 बेर, याद आया, 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती है। ये लो साहब, 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती है। तो यहां पर हम देख पा रहे हैं, ठीक है, भूषण की बहुत अच्छी पंक्तियां हैं ये, ठीक है, और महाराज शिवाजी जो उनके आदर्श रहे हैं, ठीक है। ध्यान दे साहब, क्या होता है कि ये रानियों पे बात कही गई है कि जब रानियां हैं वो मुगल आक्रमणकारियों से, उनसे जब छोड़ करके, मकानों को छोड़ करके वो जंगल में रहने लग जाते हैं तो उनकी क्या दशा हुई थी, उस की बात यहाँ की जा रही है कि 3 बेर खाती थी वो रानियां हैं जो पहले कितने, जब राजभवन में रहते थे तब तो 3 बार, 3 बेर का मतलब यहाँ बार से, टाइम से, समय से, है ना, कि वो 3 समय खाना खाती थी। आप भी खाते होंगे, है ना, हाँ, और 3 बेर खाती थी पहले, लेकिन वो 3 बेर खाती है। अब समय ऐसा आ गया कि जंगल में क्या है, जो बेर जानते हो, कंद मूल फल में बेर आता, बोर, ठीक है, तो अब बेर खा के गुजारा करना पड़ रहा है। तो यहां समय से है और यहां किससे है, बेर खाने से है। तो अब यहां बताओ कोई टुकड़े हैं क्या, सेम ही तो शब्द है, टुकड़े रूप में तो नहीं आया है ना, तो इसी वजह से यहां पर क्या है, अभंग है। दूसरा उदाहरण देख लो, इसी में एक उदाहरण और ले लिया जाता है, देखो, नगन जड़ाती थी, नगन जड़ाती थी वो नगन जड़ाती है, नगन जड़ाती थी वो नगन जड़ाती है। तो देखो वही स्थिति का वर्णन है यहां पर भी, बहुत से उदाहरण यहां आपको मिल जाएंगे इसमें। क्या, नगन जड़ाती, पहले तो नगों से, देखो यहां पर आपको पता है नगन, ये देखो, ठीक है, पहले तो नग, हीरे मोती नग जो होते हैं उनसे जड़ी रहती थी, मतलब सुसज्जित, यहां जड़ने का मतलब सुसज्जित होने से है, ठीक है, तो नगों से जड़ी रहती थी पहले तो, लेकिन अब स्थिति क्या है, नगन जड़ाती, अब पहनने के लिए वस्त्र भी नहीं है, नग्न है, तो नगन, अब वस्त्र नहीं है, सर्दी का टाइम है तो क्या करेंगे, जाड़ा लगेगा, तो सर्दी लगने को जड़ाना कहते हैं, ठीक है, और यहां जड़ाना किससे है, आभूषणों से, अलंकृत से है, ठीक है। तो यहां क्या है, नगन जड़ाती थी, वो पहले तो नगों से जड़ी रहती थी, सुसज्जित रहती थी, लेकिन अब वस्त्र नहीं है पहनने के लिए, तो अब अर्ध नग्न जिसको हम बोलते हैं ना, तो अब नग्न जड़ाती है, सर्दी मरती रहती है बेचारी। तो इस तरीके की ये जो, अब यहां आप देख पा रहे हैं, बताओ नग्न ऐसे कैसे, ऐसे कि बताओ कोई टुकड़े रूप में आया है कि नहीं आया है, सेम आया है उसी तरीके से, तो इसका मतलब यहां अभंग है। चलो एक उदाहरण और रखता हूं आपके लिए, जैसे सजना है मुझे सजना के लिए, ये देखो साहब, सजना है मुझे सजना के लिए, काफी अच्छा उदाहरण है ये, सजना, सजना, सेम शब्द है लेकिन अर्थ अलग अलग है। यहां सजने का मतलब किससे है, सज धजना, मतलब आभूषण धारण करना, वही है ना, सजावट करने से है यहाँ, कि सजना है मुझे, ये किसी नायिका का कथन, सजना है मुझे, किसके लिए,
सजना। अब ये सजना किसके लिए? प्रियतम के लिए। तो यहां सजावट के लिए, यहां प्रियतम के लिए। शब्द वही है लेकिन अर्थ अलग अलग निकल रहा है। दोनों एक जैसे हैं, टुकड़े रूप में है नहीं, इसलिए अभंग यमक हो गया। बताओ कितने इजी तरीके से आप समझ सकते हैं, कर सकते हैं। चलो यहां तक ये उदाहरण बहुत है साहब, बहुत उदाहरण है, लेकिन आपको समझना है किस तरीके से ये कर सकते हैं। तो कर सकते हैं अभंग को। एक उदाहरण बहुत अच्छा है। दीपक ले दीपक चली कर दीपक की ओट, जे दीपक दीपक नहीं दीपक करता चोट। तो बार बार आपको दिख रहा है किसका? यमक का ही उदाहरण है। यहां दीपक के कई अर्थ निकल रहे हैं, ठीक है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ो। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हम अभंग यमक को छांट सकते हैं, ठीक है। अब चलिए सेम उदाहरण ये जो अभंग के हैं, इसी तरह से नंबर 2 अब हम बात करेंगे सभंग यमक। अब इसका मतलब समझ लेना साहब, यहां थोड़ा सा अंतर है। क्या अंतर है? सै का मतलब 7 और भंग का मतलब टुकड़ा। यहां टुकड़े नहीं हो रहे थे, ये जो सेम शब्द आ रहे हैं ना इनके, लेकिन यहां जो दूसरा शब्द मिलेगा वो टुकड़े रूप में मिलेगा। सै भंग मतलब टुकड़ा होके मिलेगा, ठीक है, लेकिन ऐसा लगेगा जैसे पुनरावृत्ति हो रही हो, तो वो होता है सभंग यमक। तो इसकी परिभाषा हम क्या कह सकते हैं? जब किसी पद में किसी शब्द की जो टुकड़े करने पर अन्य शब्द के समान आवर्ती, तो मतलब जो अन्य शब्द है ना जो दूसरा, उसके समान इसके टुकड़े हो जाएंगे जैसे, और इसके समान आवर्ती लगेगी, तो वो होता है क्या? सभंग यमक। मतलब टुकड़ा जिसका हो जाए, कुल मिला के शॉर्टकट में ऐसे समझ लो, वो क्या है? सभंग यमक है। अब चलो सब, जैसे उदाहरण की बात करूं, बहुत अच्छा उदाहरण, नीबल के बल राम है। क्या मतलब हुआ? कि जो निर्बल होते हैं उनका सामर्थ्य, उनकी शक्ति केवल और केवल कौन है? ईश्वर है, प्रभु है, ठीक है। तो यहां आप देख रहे हो, यहां नीबल शब्द है तो इसमें से बल है, लेकिन यहां देखो बल, अब ये निर्बल ही, सेम ऐसा कैसा नीबल की जगह नीबल ही आ जाता, तो फिर वो क्या था? अभंग का उदाहरण था। लेकिन यहां पर बल बल, लेकिन एक टुकड़े कर दिया गया ना इसका, तो इसलिए टुकड़ा करने पर ये क्या हो गया? सभंग हो गया, टुकड़े के साथ हो गया। तो नीबल के बलराम वही दिख रहा है लेकिन टुकड़े रूप में दिख रहा है, तो इस वजह से ये कौन सा? सभंग यमक हो जाएगा, ठीक है। चलो एक उदाहरण और देखते हैं। जैसे आपसे कहा जाए, मचलते चलते हो तुम वृथा, ठीक है। मचलते चलते हो तुम वृथा। अब आपसे पूछा जाए किसका उदाहरण है ये, तो आप एक चीज देख पा रहे हैं, मचलते तो चलते और इधर भी चलते, तो बताओ सेम आया कि नहीं? लेकिन टुकड़े रूप में आया है, तो टुकड़ा हो गया इसका, सभंग हो गया, है ना। तो सभंग अलंकार, मचलते हुए चलते हो। मचलना और चलना दोनों का अर्थ अलग अलग निकल रहा है लेकिन टुकड़े रूप में है, तो मचलते चलते हो तुम वृथा। तो ये लो सीधा सीधा पता चल रहा है हमें कि कौन सा? सभंग यमक है। एक उदाहरण और समझो, मोहन अब मन माही है, मोहन अब मन माही है, मोह ने, अब अलग अलग कर दिया, मोह ने अब मन माही, ठीक है। तो उदाहरण चलो पहले देखते हैं फिर समझेंगे इसे। क्या कहा है? मोहन अब मन माही है, मोह ने अब मन माही। ये देखो साहब, ये उदाहरण है, इस उदाहरण को समझिए आप, देखो गौर करें। मोहन किसके लिए? यहां कृष्ण भक्ति से संबंधित पद है ये, तो कृष्ण के लिए मोहन शब्द का प्रयोग हुआ। मोहन अब मन माही है, मन के अंदर, यानी कि मन में अब कौन समा गए हैं? मोहन समा गए हैं, श्री कृष्ण समा गए हैं, ठीक है। इसलिए मोह ने, मोह का मतलब क्या होता है? जो मोह किसी के प्रति अट्रैक्शन है,
ठीक है ना। तो वो मोहन है, अब मोह नहीं रहा है मन माही, मन के अंदर, कि जब मोहन मन के अंदर आ गए हैं तो अब किसी का मोह नहीं रहा है। तो आप एक चीज देख पा रहे हैं, मोहन और यहां पर भी मोह ने, लेकिन ये किस रूप में, यहां मोहन कृष्ण के लिए, यहां मोह के लिए है। तो यहां अब बताओ मोह नहीं है, इस अर्थ में है, अर्थ अलग अलग हो रहा है, लेकिन ये टुकड़े रूप में प्रयुक्त हो रहा है दूसरा। इस वजह से यहां टुकड़ा हो गया तो कौन सा कहलाएगा, सभंग यमक कहलाएगा। बताओ क्लियर हो गए ना। तो अब कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो बताओ कैसा लगा वीडियो आपको। आज का ये यमक अलंकार है, इसको आप आसानी से कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दें, अपने मित्रों तक भी शेयर अवश्य कर दीजिए। ओके, तो यमक अलंकार है, इसको बड़े आसानी से आप सोल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट अलंकार के साथ में नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।